वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को देखा था कि वो क्या होता है। उसमें हमने कोड देखा, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल देखे, हमने स्टैक देखा, हीप देखा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किन फंक्शंस को यूज करके अपनी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं रीकैप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। तो मैंने आपको बताया था एन स्टैटिकली एलोकेटेड वेरिएबल और अरे हैज अ फिक्स्ड साइज इन मेमोरी। ठीक है, अगर हम एक अरे को एलोकेट करते हैं, मैं कह देता हूं इंट ए और इसके आगे मैं इधर 10 कह देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा कहां पर स्टोर होगा, ये मेरा स्टैक में जाएगा और स्टैक में जाने के बाद जैसे ही इसका काम पूरा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज अ वे इन विच द साइज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर कैन बी चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या थी? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में था कि हम लोग अपने किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द रन टाइम। और हमारा जो हीप होता है, हीप ही हमारा क्या कहते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। हीप में एलोकेशन को ही हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। फिर हमने देखा था कि हमारी जो मेमोरी असाइंड होती है प्रोग्राम को इन अ टिपिकल आर्किटेक्चर, वो 4 सेगमेंट्स में ब्रोकन डाउन होती है। एक होता है कोड, एक होता है स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स, फिर आता है स्टैक, फिर आता है हीप। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि हमारा जो हीप सेगमेंट है उसमें हमारी जो मेमोरी है वो एलोकेट होती है। तो ये काम करने में जो 4 फंक्शंस हमारी मदद करते हैं वो हैं मैलोक, कैलोक, रियलोक, फ्री। ठीक है, ये सारे फंक्शन हमारे यूज होते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा मैलोक क्या है। मैलोक फंक्शन को हम देख लेते हैं। मैलोक स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। मैलोक की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी एलोकेशन। अब मैलोक में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। तो हीप हमारे पास गिवन है, मैं इधर बना लेता हूँ हीप, इधर मैं एच लिख देता हूँ। तो हीप हमारे पास गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इंट पॉइंटर बनाएंगे। मैं बना देता हूं इंट ptr, इंट स्टार ptr। ठीक है, ये हमने एक पॉइंटर बनाया और मैं चाहता हूं कि इंट स्टार ptr रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी ले हीप में, यानी कि जितनी मेमोरी मुझे हीप के अंदर से चाहिए उतनी मेमोरी मैं एलोकेट करके पॉइंटर को पॉइंट कर दूं। अब ये काम करने के लिए मैलोक हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो हम देख लेते हैं, इट रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी with the given amount of bytes। तो यहां पर मान लो मुझे 10 बाइट्स चाहिए, तो मैं मैलो को कह दूंगा कि मुझे 10 दे दो। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे 100 बाइट्स चाहिए तो मैं उसको कह दूंगा कि मुझे 100 बाइट्स दे दो। लेकिन एक्चुअल में हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये सारे काम किस तरह करते हैं ये मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जाके बताऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि ये रिजर्व करता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर गिवन अमाउंट ऑफ बाइट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं the return value is a void pointer to the allocated space। यानी कि जो रिटर्न वैल्यू होती है वो एक void pointer होती है। वो कहेगा कि भाई जो पॉइंटर है वो void pointer है, आप इसको टाइप कास्ट करके जिस हिसाब से आप मेमोरी को यूज करना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको कर लें। अब मान लो मुझे यहाँ पर एक इंटीजर अरे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर डायनामिक अरे बनाना है, तब मैं क्या करूंगा, मैं उसको इंट स्टार में टाइप कास्ट कर दूंगा। मैं कहूंगा कि भाई मुझे void pointer दे दो, मैं उसको इंट स्टार की टाइप कास्टिंग लगा के उसके पीछे मैं उसको इंटीजर पॉइंटर बना लूंगा। फिर हम आते हैं, इफ द स्पेस इज इनसफिशिएंट एलोकेशन ऑफ मेमोरी फेल्स एंड इट रिटर्न्स अ नल पॉइंटर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, मान लो आपके हीप के पास स्पेस है n। ठीक है, आप अब उसको जो स्पेस एलोकेट कर रहे हो वो आप कर रहे हो n+1। अब उसके पास तो इतनी स्पेस है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, एलोकेशन ऑफ मेमोरी फेल हो जाएगी और वो आपको नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। अब जहां पर भी आपके पास नल पॉइंटर रिटर्न हो, आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि ये किस वजह से है। ये इस वजह से है कि आपके पास इनसफिशिएंट स्पेस है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, ऑल दी वैल्यूज एट एलोकेटेड मेमोरी आर इनिशियलाइज्ड टू गार्बेज वैल्यूज। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स है ptr। अब जिस तरह मैं इधर कह देता हूँ ptr इज इक्वल टू, इधर मेरा आ जाएगा इंट स्टार। ठीक है, इधर मेरा इंट स्टार आ जाएगा, इंट स्टार।
ठीक है। और मैं मैलोक लिखे इधर साइज क्या लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय, इधर मैं लिख दूंगा साइज ऑफ इंट, इधर मैं साइज ऑफ इंट लिख दूंगा अपना। अब मैंने साइज ऑफ इंट क्यों लिखा, आप लोग कहोगे कि हम इधर 4 भी तो लिख सकते थे। मैंने साइज ऑफ इंट इसलिए लिखा क्योंकि हर आर्किटेक्चर में जो इंटीजर का साइज है वो अलग होता है, किसी आर्किटेक्चर में 2 होता है, किसी में 4 होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साइज ऑफ इंटीजर लिखा ताकि हमारा जो साइज ऑफ इंटीजर है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं अपने कालोक को। कैलोक स्टैंड्स फॉर, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कंटीजियस एलोकेशन, ठीक है। ये हमारा सेम टू सेम मैलोक फंक्शन जैसा होता है, ठीक है, यानी जो चीजें हमारे मैलोक फंक्शन की हैं वही इसमें होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस होता है इट रिजर्व एन ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द गिवन अमाउंट ऑफ बाइट्स। अब मैलोक में क्या था, इट रिजर्व आ ब्लॉक, और इधर क्या है, इट रिजर्व एन ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये एन ब्लॉक रिजर्व करता है मेमोरी के विद द गिवन अमाउंट ऑफ बाइट। तो ये क्या करेगा, ये आपके सिंपली मेमोरी पकड़ा देगा कहां पर, हीप को, ठीक है। यानी इधर ये हमारा एन और ये हमारे साइज इन बाइट्स। फिर ये भी हमारा पॉइंट नंबर 3 भी सेम है, ये हमें वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा। फिर पॉइंट 4 भी सेम है, हमें उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसी तरह हमारा जो पॉइंट 5 है वो भी सेम है कि अगर हमारा इनसफिशिएंट स्पेस है तो ये हमें नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। ये सारे हमारे मैलोक वाले ही हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल द वैल्यूज एट एलोकेटेड मेमोरी आर इनिशियलाइज्ड टू 0, ठीक है। ये डिफरेंस है, इधर क्या था इनिशियलाइज्ड टू गार्बेज वैल्यूज, इधर क्या है 0 है, ठीक है। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, बिल्कुल मैलोक जैसा है, बस जब हम साइज देते हैं तो क्या, तब हम 2 नंबर देते हैं, एक हमें इतने ब्लॉक्स चाहिए और इतना साइज चाहिए, एन किस लिए हमें इतने ब्लॉक्स चाहिए, और साइज इन बाइट्स किया हमें इतना साइज चाहिए। तो ये था हमारा कैलोक फंक्शन। अब हम देखते हैं अपने रियलोक फंक्शन को। रियलोक स्टैंड्स फॉर रियलोकेशन। अब जो हमारा रियलोक फंक्शन है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, रियलोकेशन, ठीक है। इफ द डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी इज insufficient we can change the size of previously allocated memory using realloc function। अब इसका क्या मतलब है, मान लो मेरे पास एक पॉइंटर है ptr, ठीक है, इसको मैंने हीप में जगह दी है इतनी 4, इसको मैंने जगह दी है, ठीक है। अब मेरी हीप की टोटल स्पेस है 8, ठीक है, मैं कर देता हूं 8, ठीक है, ये मेरी हीप की टोटल स्पेस है। अब मुझे चाहिए अगले काम के लिए, मुझे चाहिए 8 बाइट्स, मुझे यानी ये वाली स्पेस चाहिए अगले काम के लिए, जबकि मेरी इसमें से आधी स्पेस तो यहाँ पर यूज हो रही है। अब अगर मेरी इनसफिशिएंट स्पेस है तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी को चेंज कर सकता हूँ रियलोक के फंक्शन के जरिए। यानी अब मेरा ये वाला पीटीआर अगर मैंने यूज कर लिया, अब मुझे इस पीटीआर की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रियलोक फंक्शन के जरिए अपनी इस प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी का साइज चेंज करके ये साइज कर दूंगा। यानी कि अब मुझे इसकी तो जरूरत है ही नहीं इस पॉइंटर की, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा और इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इधर हमारा ptr टाइप आ जाएगा, यानी मेरा कैर है, इंट है, इधर फिर हम रियलोक लिखेंगे, इधर पुराना ptr लिखेंगे, इधर न्यू साइज इन बाइट्स, ठीक है। तो ये हमारा रियलोक फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं फ्री फंक्शन को। फ्री इज यूज्ड टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी, यानी अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम जो भी हमने एक पॉइंटर उधर रिजर्व कर दिया तो वो हमारी हीप में वो मेमोरी हमारे प्रोग्राम में वो रिजर्व रहेगी जब तक हम उसको कमांड दे के फ्री ना करें। तो फ्री जो फंक्शन है ये एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज होता है। अगर मान लो हमारी जो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है वो आपको अब नहीं चाहिए, यानी आपने उसके साथ जो करना था वो आपने कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको फ्री कर सकते हो यूजिंग फ्री फंक्शन। अब ये क्या करेगा, दिस विल फ्री द मेमोरी बीइंग यूज्ड बाय द प्रोग्राम इन द हीप। इसका क्या सिंटैक्स है, आप फ्री लिख के आगे अपना पॉइंटर लिख दोगे, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें तो हमने समझ ली। तो अब हमने अपना फंक्शन देख लिए, मैलोक, कैलोक, रियलोक, फ्री, इनको हमने अब समझ तो लिया। अब हम इनको जाके देखेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, इनको हम करके देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से इन चारों की समझ आ जाए। तो चलो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, c47.c, एंटर, ठीक है।
अब इधर हम लगाते हैं अपना main2 का स्निपेट, main2 स्निपेट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हम malloc, calloc, free, realloc ये फंक्शन यूज कर रहे थे, ये हमारे stdlib.h के फंक्शन हैं। तो हम इधर इसको इंक्लूड कर लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड और इसके अंदर मैं लिखता हूँ stdlib.h, ठीक है। और इधर हम इसको कर लेते हैं एंटर से नीचे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं इधर हम सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ malloc। तो मैं कर लेता हूँ यूज ऑफ malloc, ठीक है। अब हम नीचे क्या करते हैं, नीचे मैं बना लेता हूँ एक int स्टार ptr बना लिया मैंने एक, ठीक है। एंटर, और उसके नीचे मैं लिखता हूँ ptr इज इक्वल टू int स्टार, और इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर int स्टार, और then मैं लिखता हूँ malloc, और इसके अंदर हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ int, और इधर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं, ठीक है। अब नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, ठीक है। और फॉर लूप में मैं लिखता हूँ int फॉर लूप, इसको हम कर लेते हैं int i इज इक्वल टू 0, और इसको मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। और इधर हम नीचे कोड में लिखते हैं, कोड की जगह पे हम लिखते हैं printf, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर द वैल्यू नंबर %d ऑफ दिस अरे, और इधर हम लगा लेते हैं \n, i, इधर सेमीकोलन लगा लेते हैं, एंटर। नीचे हम क्या करते हैं, scanf लिखते हैं, scanf, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं %d, कॉमा $ptr, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ i। अब ptr i का क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, बस ptr i का मतलब है यानी कि वैल्यू एट पॉइंटर प्लस i। ये मैंने आपको पॉइंटर अरिथमेटिक वाली वीडियो में बताया था। अभी के लिए बस आप कुछ इस तरह समझ लो कि ये जो हमारी डायनामिकली एलोकेटेड वैल्यू है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम एक दफा रन करके देख लेते हैं कि कोई मसला तो नहीं आ रहा। जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप उसको एक बार रन करके देख लिया करो। तो हम इसको क्लोज करते हैं, और इधर मैं नीचे एक और फॉर लूप लगा लेता हूँ, फॉर, इधर भी मैं इंट कह देता हूँ, और इधर भी मैं इसको 3 कह देता हूँ। अब ये वाला फॉर लूप मैं किससे कर रहा हूँ, ये मैं इसको प्रिंट कराने के लिए कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को। इधर मैं लिखता हूँ printf, और इसके अंदर हम लिखते हैं the value at %d of this array is %d \n, और इधर मैं वैल्यू लिखता हूँ कोमा i, ptr, और इसके अंदर मैं i लिख देता हूँ, और इधर बाहर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, एंटर द वैल्यू नंबर 0 ऑफ दिस अरे, मैं कह देता हूँ 1, एंटर, फिर वो मैं इधर 3 कह देता हूँ, इधर 25 कह देता हूँ। तो ये देखें उसने सिंपल मेरी वैल्यूज प्रिंट कर दिया। अब जहां पर मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर मैं इधर इसको 4 कर दूं, ठीक है, अब मैं इसको रन करूं, इधर मैं करूं 1, तो ये देखें उसने हमारी पहली 3 तो उसने प्रिंट कर दी, चौथी उसने हमें क्या दे दी, उसने हमें गार्बेज वैल्यू दे दी कोई भी। मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूं, तो ये देखें 3 उसने हमें ये दी, चौथी उसने हमें गार्बेज वैल्यू दे दी। अब हम इधर इस तरह भी कर सकते हैं, मैं अगर इधर मैं एक और बना लेता हूं int n सेमीकोलन, और इधर मैं नीचे कह देता हूं printf, और इसके अंदर हम लिखते हैं एंटर द
साइज ऑफ द अरे यू वांट टू क्रिएट, ठीक है। और इधर हम लगा लेते हैं बैकस्लैश n, बाहर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर मैं इसको भी n कर देता हूं और इसको भी मैं n कर देता हूं और इसको भी मैं n कर देता हूं और इधर मैं लिखता हूं scanf और इसके अंदर हम लिखते हैं %d, कॉमा इधर मैं लिखता हूं m% n और इधर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन। अब हम इसको रन करते हैं तो वो हमसे पूछा कितना साइज हम चाहते हैं, मैं इधर 6 एंटर कर देता हूं तो ये देखें हमारा सिंपल प्रिंट हो गया 6। इसको हम 9 भी कर सकते हैं, इसको हम 12 भी कर सकते हैं। यानी ये बताने का क्या मतलब था, ये बताने का मतलब था कि मैं आपको प्रूव करना चाहता था कि हम अपनी मेमोरी को रन टाइम पे एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपने कैलॉग फंक्शन को। तो इसको मैं कर देता हूं, इसको मैं करता हूं कॉपी और साथ साथ इसको मैं कर देता हूं कमेंट आउट, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, इधर मैं लिखता हूं, इसको पेस्ट करता हूं, इसको हम कर लेते हैं फॉर्मेट। तो हमारा जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कैलॉग है वो सेम मैलॉग जैसा है, तो मैं इसको इसको मैं इधर सी कर देता हूं, इसको भी मैं इधर सी कर देता हूं और इसको हम कर देते हैं, हमारा इसका सिंटैक्स क्या था, इधर कोमा था बस, ठीक है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। इधर मैं कर देता हूं 4 एंटर, तो ये देखें ये हमारा बिल्कुल किस तरह चला, ये हमारा सेम जो मैलॉग था उस तरह चला। अब अगर मैं अपने इस फॉर लूप को मैं कर दूं कमेंट आउट, ठीक है, और इसको मैं रन कर दूं तो इधर मैं एंटर कर देता हूं, मैं कर देता हूं 4, तो ये देखें, तो देखो इसने सारी की सारी मेमोरी लोकेशन को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये एक एक्स्ट्रा ओवरहेड होता है हमारे कैलॉग में, इसलिए अगर आपको मेमोरी लोकेशन को 0 से इनिशियलाइज नहीं करना तब आप लोग कैलॉग का यूज ना करें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको वापस से कमेंट इन कर देता हूँ, इस सारे को वापस से मैं कमेंट इन कर देता हूँ और इसको हम करते हैं कॉपी, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, और नीचे हम एंटर, इधर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ जीएलओक, इधर मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ न्यू अरे, ठीक है, और इसी तरह मैं इधर भी लिख देता हूँ एंटर दी न्यू वैल्यू और इधर भी मैं लिख देता हूँ दी न्यू वैल्यू एट, ठीक है। अब इन दोनों को मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि इधर हमने कोई इनपुट नहीं लेना, इधर हमने सिंपल क्या करना है, उसको रीएलोकेशन करनी है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इधर नीचे मैं इसका सिंटैक्स चेंज कर लेता हूँ, जिस तरह हमारा उसका सिंटैक्स था। हमारा सिंटैक्स क्या था, इधर मैं इसको कर देता हूँ रियलॉग, और इधर मैं क्या कर देता हूँ, इधर मैं सिंपल करता हूँ ptr कोमा और इधर मैं इसको कर देता हूँ n, ठीक है। इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर क्या किया, जैसे ही मैंने कैलॉग की मदद से मेमोरी को एलोकेट किया तो मैं रियलॉग की मदद से एक नया मैं n की वैल्यू को इनपुट करूंगा, दोबारा से उसको प्रिंट कराऊंगा। तो हम चलो इसको रन करके देख लेते हैं। तो वो कह रहा है एंटर द साइज ऑफ अरे यू वांट टू क्रिएट, मैं इधर कह देता हूँ 4 एंटर, इसको मैं क्रिएट करता हूँ, तो ये देखें ये हमारी 4 प्रिंट होगी। अब वो कह रहा है एंटर द साइज ऑफ न्यू अरे, मैं इधर इसको कह देता हूँ 2, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखें अब मेरा साइज चेंज हो गया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने साइज को डायनामिकली चेंज कर दिया, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा रन कर लेता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ 4 एंटर। अब इसको एक बार हम बड़ा करके भी देख लेते हैं, मैं इधर 8 कर देता हूँ इसको, तो ये देखें मेरा 8 दफा रन हो गया। तो अब यहाँ पर जैसे ही प्रोग्राम चलता जा रहा होगा तो रियलॉग फंक्शन ने जो मेमोरी स्टोर कर रखी है, जो पॉइंटर में रिजर्व कर रखी है, वो तो वही की वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको फ्री कराने के लिए मैं इधर सिंपल नीचे लिख दूंगा फ्री, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा ptr, ठीक है, फ्री ptr, और इधर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। अब फ्री ptr करने से क्या होगा कि मेरी जो मेमोरी रिजर्व थी वो फ्री हो गया, ठीक है।
अब उसको मैं यानी कि यूज कर सकता हूँ आगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्विक क्विज दूंगा कि आपने क्या करना है, आपने इसको फ्री पीटीआर को, इसको हमने तो प्रोग्राम के एंड पे यूज किया, आपने इसको प्रोग्राम के बीच में यूज करना है। और किस तरह यूज करना है, आपने इस तरह यूज करना है कि आपने एक अरे बनाना है। अरे बनाने के बाद जब आपका उस अरे का काम हो जाए, ठीक है, वो काम होने के बाद आप उसको फ्री पीटीआर की मदद से उसको फ्री कर दें ताकि वो आपकी जगह फ्री हो जाए। ये आपका क्विज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।